एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ आरबीसी काउंट। तो इसमें जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ये प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है पेज नंबर 22 से। तो ये जो थ्योरी सारी लिखी हुई है सबको मिस कराना है, ठीक है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बस इस प्रैक्टिकल की वही करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। मेल्स में इट इज़ 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर एंड फीमेल्स में इट इज़ 4.7 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ये फिजियो की थ्योरी में भी देखा होगा। कॉज़ क्या है, मेल्स में ज़्यादा क्यों है आरबीसीज़ और फीमेल में कम क्यों है? तो उसके रीज़न सबसे पहले ये है कि मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो एरिथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक डालता है, ठीक है। इस वजह से मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक डाल रहा होता है एरिथ्रोपोइटिन पे, इसलिए फीमेल्स में आरबीसीज़ कम है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल लॉस होता है हर मंथ, वो उसकी वजह से भी उनका आरबीसी काउंट कम होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो ये इस आरबीसी काउंट की बात है। उसके अलावा इस प्रैक्टिकल में सारा कुछ ये जो थ्योरी लिखी हुई है पेज नंबर 22, 23 ये सब कुछ रहने दो। सिर्फ़ इस पे पेज नंबर 25 पे जो ये कंपोज़िशन ऑफ हीम्स फ्लूइड है, ये कर लो, ठीक है। इसमें ना सिर्फ़ नाम आने चाहिए, ये ग्राम लिखा हुआ है ये इसको छोड़ो, बस सिर्फ़ नाम आने चाहिए। तो नाम के लिए मैंने निमोनिक बनाई हुई है। नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर था एक दौर में, ठीक है। तो पीएमएनएस प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, ठीक है। इससे हीम्स फ्लूइड की कंपोज़िशन याद हो जाएगी। पी से बनता है पानी, मतलब कि वाटर, ठीक है। उसके बाद है एम से बनता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आता है एन, नवाज़ शरीफ का एन, ठीक है। तो एन से बनता है नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड और आखिरी बचता है एस का मतलब है सोडियम सल्फेट। तो इसकी कंपोज़िशन क्या होगी? पीएमएनएस व्हिच इज़ पानी मतलब डिस्टिल्ड वाटर, एम से मर्क्यूरिक क्लोराइड, एन से नमक यानी सोडियम क्लोराइड और एस से सोडियम सल्फेट। बस ये हीम फ्लूइड की कंपोजिशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपसे ना वैसे पूछ सकते हैं कि ना आरबीसीज़ अगर ज़्यादा हो जाएँ बॉडी में, तो इसकी फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ क्या है? तो फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ यानी कि कोई डिज़ीज़ नहीं है, फिर भी आरबीसी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उस केस में होता है जब आप हाइट पे जाते हो, ठीक है। आरबीसीज़ फिज़ियोलॉजिकली कम कब होते हैं? प्रेगनेंसी में, ठीक है। पैथोलॉजिकली आरबीसी ज़्यादा कब होते हैं? पॉलीसाइथीमिया में, ठीक है। और पैथोलॉजिकली आरबीसीज़ कम होंगे एनीमिया में। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 27 पे जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज़ द ब्लड डाइल्यूटेड 200 टाइम्स फॉर आरबीसी काउंट? तो ये इसका आंसर मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का ऑस्पी का स्टेशन आया हुआ था एक दफ़ा, मैंने पता नहीं गलती से दे दिया था, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों ब्लड डाइल्यूट करते हैं 200 टाइम? बिकॉज़ द नंबर ऑफ आरबीसी इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो ये मुफ्त के नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बीड इन द बल्ब? ये रीड कर लेना, सही है। हीम्स फ्लूइड, अगला क्वेश्चन है हीम सॉल्यूशन अगर अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने निमोनिक पढ़ी है पीएमएनएस, अगर ये नहीं है तो आप कौन से 2 सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं? तो बस इसका नाम याद रख लो, एक डेसी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन, कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब डेफिनेशन आनी चाहिए एनीमिया की और उसकी कॉजेज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस प्रैक्टिकल में यही करना है। और लास्ट चीज़ जो इस प्रैक्टिकल में आती है, स्टेशन आएगा और उसके ना उसमें आरबीसी पिपेट पड़ी हुई होगी। आरबीसी पिपेट की मैं अभी पिक्चर भी भेज देता हूँ। आरबीसी पिपेट में ना रेड कलर की बीड होता है, तो उससे पता चल जाता है कि आरबीसी पिपेट है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स। जैसे ही वो रेड बीड देख लिया आपने, आपको पता चल जाएगा, मैं पिक्चर भी भेजता हूँ, पता चल जाएगा कि आरबीसी पिपेट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है कि ये किस लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है आरबीसी काउंट के लिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि वो रेड बीड आपको नज़र आ रही है, वो लिख देना। और दूसरा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसपे जो नंबरिंग होती है ना, दैट इज़ 0.5 से लेके 101 तक, ठीक है। 0.5 से लेके 101 तक इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, रीडिंग, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि डाइल्यूशन फैक्टर मतलब वैल्यू दी हुई होती है और कहते हैं कि अगर आपने ब्लड जो है वो इधर तक भरा हुआ है तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा? तो डाइल्यूशन फैक्टर का जो फ़ॉर्मूला है पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूशन फैक्टर में। ये सिर्फ फ़ॉर्मूला याद रखो, वो फाइनल वॉल्यूम ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड टेकन, ठीक है। तो जो फाइनल वॉल्यूम ऑब्टेन्ड है, ठीक है, वो देंगे, कहेंगे कि
क्वेश्चन का सैंपल मैं बता रहा हूँ कि इफ़ ब्लड इज़ फिल्ड फ्रॉम 0.5 टू 100, ठीक है? तो फिर डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? तो जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है न्यूमरेटर में 100 डिवाइडेड बाय 0.5, तो जब 100 और 0.5 को डिवाइड करोगे तो 200 आंसर आएगा, तो डाइल्यूशन फैक्टर इज़ 200। और अगर क्वेश्चन आ गया कि आपने 1 से 100 तक ब्लड भरा है इस आरबीसी पिपेट में, तो फिर डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा? तो बड़ी वाली वैल्यू इज़ 100, 100 ऊपर लिखा, नीचे 1 लिखा, तो डाइल्यूशन फैक्टर इज़ 100। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस प्रैक्टिकल में से। और इसमें से कोई भी ये प्रोसीजर ये कुछ भी नहीं करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 9, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके अलावा ये प्रैक्टिकल रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन-सा है? वो है ओ नेगेटिव, ठीक है? और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन-सा ब्लड ग्रुप है? दैट इज़ एबी पॉजिटिव। ये चीज़ पता होने के बाद आपको ना कभी-कभी एक्सपेरिमेंट इस तरह का आ जाता है स्टेशन के ऊपर कि जिससे अब ये पिक्चर मैं भेजता हूँ, इसमें ना देखो अ, एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं और उस पे लेबल हुआ होता है, ये एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी बी है, और साथ में एक डी दिया हुआ होता है, या ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आरएच चेक करने के लिए। जैसे हम ब्लड ग्रुप देखते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और उसके ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं या नेगेटिव लगाते हैं, तो वो चेक होता है तीसरी वाली से। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेनली ब्लड ग्रुप आपको आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए। वो कैसे होगा कि इधर मतलब बारी-बारी एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है? और साथ में ब्लड रखा हुआ होगा, ब्लड ब्लड होगा, ठीक है? अब ब्लड जो है ना उधर एग्लूटिनेटेड पड़ा हुआ होगा, ठीक है? मतलब कि बिल्कुल क्लम्प हुआ होगा, सही है? तो आपने उससे देखना होगा कि ब्लड ग्रुप कौन-सा है। अब जिस तरह की मैं जो पिक्चर भेज रहा हूँ, इसमें देखो कि हमने ब्लड लिया है और ब्लड को ना 3 उसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले पोर्शन में हमने डाला एंटीबॉडी ए, दूसरे पोर्शन में हमने डाला एंटीबॉडी बी, और तीसरे पोर्शन में हमने डाला वो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए वो चीज़, ठीक है? अब देखो पहले वाले में एग्लूटिनेशन हो गई है, मतलब कि एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो गया है, ठीक है? तो वो क्यों हुआ है, वो हमने इसी से हमें पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप कौन-सा है। देखो एंटी ए डालने से रिएक्शन हो गया है, मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ए है। इसलिए क्योंकि ए के पास एंटीबॉडी कौन-सी है? बी की एंटीबॉडी है, राइट? तो हमने जब एंटीबॉडी ए डाली है उसके अंदर, तो बी और ए का रिएक्शन हो गया, मतलब ऑपोज़िट के साथ ही रिएक्शन होगा ना, ठीक है? अब इस तरह दूसरा जो सैंपल है, उसके अंदर जब हमने एंटीबॉडी बी डाली, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ ब्लड को। वो इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप था ना, तो ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी है बी, तो जब हमने उसमें एंटीबॉडी बी एक्सटर्नली भी डाल दी, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि बी को कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है? और तीसरे सैंपल में हमने डाला वो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए। तो तीसरे में जब जैसे ही हमने डाला तो देखो एग्लूटिनेशन हो गई। मतलब क्या है कि एग्लूटिनेशन हो गई, इसका मतलब है पॉजिटिव है, ठीक है? अगर तो यहाँ पे भी ब्लड ऐसे नॉर्मल पड़ा रहता तो हम कहते ये ए नेगेटिव है। तो इस तरह आपको ब्लड ग्रुप आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टीएलसी, दैट इज़ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, जिससे हमने पिछले प्रैक्टिकल में हमने किया था आरबीसी काउंट, तो उसमें हमने आरबीसीज़ को काउंट किया था, अब हम इसमें डब्ल्यूबीसीज़ को काउंट करेंगे। तो ऑपरेटर्स जो है पहले वाले में आरबीसी काउंट में हमने देखा था कि वो आरबीसी पिपेट थी, तो इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा दैट वुड बी डब्ल्यूबीसी पिपेट। अक्सर ना स्टेशन पे दोनों पड़ी हुई होती हैं, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट, और पूछा होता है कि इनमें से आरबीसी पिपेट कौन-सी है, डब्ल्यूबीसी पिपेट कौन-सी है, और आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया, राइट? 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी पेपर और डब्ल्यूबीसी पेपर में देखते ही ना आपको फ़ॉरेन डिफरेंस पता चल जाएगा। आपने फ़ॉरेन बीड को देखना है, अंदर जो बीड होता है ना, वो अगर रेड कलर की है तो वो आरबीसी पेपर है, और अगर व्हाइट कलर की है तो वो डब्ल्यूबीसी पेपर है। एक तो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये होता है उसकी मार्किंग्स। तो जो आरबीसी पेपर होती है उसकी मार्किंग होती है 0.5 से 1 और 1 से 101, और जो डब्ल्यूबीसी पेपर है उसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो है 0.5 से 1 और 1 से 11, ठीक है? तो ये हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं इसके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पेपर को डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके अलावा पेज नंबर 56 पे हमारे पास ये प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो ग्रैनुलोसाइट हमारे पास 3 होते हैं, बेन, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? और ए ग्रैनुलोसाइट हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, सही है? उसके बाद हमारे पास ना नेक्स्ट इसी पेज पे जो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की वैल्यू है 4000 से 11000, ठीक है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 57 पे हमारे पास फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज़
ठीक है, दिए हुए हैं। तो इसमें मतलब जनरल आइडिया हो कि न्यूट्रोफिल्स किस केस में न्यूट्रोफिलिया हुआ होगा, किस में बेसोफिलिया हुआ होगा, किसी में इओसिनोफिलिया हुआ होगा, ठीक है? लिम्फोसाइट्स किस में रेज़ होंगे, मोनोसाइट्स किस में रेज़ होंगे, तो ये इसको रीड कर लो, इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मेथड में प्रिंसिपल ऑपरेटर्स एंड मटेरियल से मिस कराओ, ठीक है? इसमें आता है अगला टर्क्स फ्लूइड। टर्क फ्लूइड की जो ये हमारे पास कंपोज़िशन है, ये पता होनी चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेंशिन वॉयलेट और डिस्टिल्ड वाटर, ये 3 इसकी कंपोज़िशन है। और अक्सर ना पूछ लेते हैं कि जिसमें हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ंक्शन क्या है? तो इसका फ़ंक्शन ये है कि इट डिस्ट्रॉयज़ आरबीसीज़ विदाउट अफेक्टिंग डब्ल्यूबीसीज़। क्यों? क्योंकि देखो हम डब्ल्यूबीसीज़ को काउंट कर रहे हैं, तो हमारा जब ब्लड सैंपल लेंगे तो आरबीसीज़ और डब्ल्यूबीसी दोनों होंगे, तो हमें तो डब्ल्यूबीसी मेजर करने हैं, तो हम ना आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि हम सिर्फ डब्ल्यूबीसीज़ को देख पाएँ। तो डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं वो किससे डिस्ट्रॉय होंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड से। और जिसमें जेंशिन वायलेट सॉल्यूशन हो रहा है यूज़, उसका फंक्शन ये है कि जो डब्ल्यूबीसीज़ है ना उसको स्टेन कर देता है, ताकि हमें वो सही तरह नज़र आएँ। ठीक है? तो ये जनरल आपको टर्क फ्लूइड का आइडिया हो। उसके बाद जो है हमारे पास जो ये पूरा कैलकुलेशंस और प्रोसीजर इस सबको मिस कराओ, ठीक है? क्वेश्चंस जो है ना इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया टर्क फ्लूइड की कंपोजिशन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपको पता होना चाहिए, 4000 से 11000, ये भी बता दिया मैंने। उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 7 में आरनेत काउंट है, ठीक है? तो ये आरनेत काउंट की डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, सही है? और उसके अलावा हमारे पास या दैट्स इट। इसमें जो वो यूज़ होता है ऑपरेटर्स, वो डब्ल्यूबीसी पे फिट होता है, तो उसकी मैं अभी डायग्राम भेज देता हूँ, पिक्चर कैसा दिखता है, तो आपको बस यही करना है इस वाले प्रैक्टिकल में। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी, इसमें जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 63 पे जो ये जो टेबल दिया हुआ है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये पूरा इसके ना फंक्शंस को रीड कर लेना, ठीक है? और ये देख लेना कि इनमें से सबसे अबंडेंट कौन सा होता है और सबसे लीस्ट कौन सा होता है। तो ये वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास ना ये आगे नीचे दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ लीशमैन स्टेन। तो ये लीशमैन स्टेन की जो कंपोजिशन है ना, ये इसको याद कर लेना, ठीक है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ईओसिन, मिथाइलिन ब्लू, और हमारे पास एसीटोन फ्री एंड वाटर फ्री एब्सोल्यूट मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो ये 3 सिर्फ नाम ही, अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको मिस कराओ, सिर्फ नाम पता होने चाहिए कंपोजिशन के, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ना जो आगे प्रोसीजर है वो सारा मिस कराओ। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, व्हाट इज़ न्यूट्रोफिलिया एंड मतलब न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपीनिया। पीनिया कहते हैं डिक्रीज़, फिलिया कहते हैं इंक्रीज़। न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ किस केस में करेंगे, न्यूट्रोफिल डिक्रीज़ किस केस में करेंगे। इसी तरह इओसिनोफिल किस में इंक्रीज़ करेंगे और किस में डिक्रीज़ करेंगे। तो ये आपको इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, किस में इंक्रीज़ होंगे, किस में डिक्रीज़ होंगे दोनों, ठीक है? और इसके अलावा एग्ज़ैक्ट प्रोफ में हमारा एक स्टेशन आया था पूरा इस एक्सपेरिमेंट में से। वो एक्सपेरिमेंट मैं अगले वीएन में बताता हूँ कि उसमें हमारे पास ना किस तरह डब्ल्यूबीसीज़ बनाए हुए थे उन्होंने, और उनमें से पूछा हुआ था कि भई बताओ कि ये कौन-सा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई द सेल, ठीक है? ड्रॉ हुआ था आइडेंटिफाई द सेल। क्वेश्चन नंबर 2 था कि राइट 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपने जो आइडेंटिफाई किया है ये कैसे किया है, ठीक है? वो मैं अगले वीएन में बताता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन ये था उसी से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द आप कौन-सा इसमें स्टेन यूज़ करोगे? तो उसमें स्टेन का नाम आपको लिखना था और वो था लीशमैन स्टेन। तो ये सबका गलत हुआ था, किसी को भी नहीं पता था ये इसको लीशमैन स्टेन लिखना है, ठीक है? तो ये मेरा अपना भी गलत हुआ था, तो आपको ये नहीं गलती करनी। इसमें याद रखना है कि डब्ल्यूबीसीज़ में हम जो है वो लीशमैन स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये एज़ इट इज़ स्टेशन था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि सेल जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है हाथ से, वो कैसे लाइक कौन-सा सेल है। अच्छा, अक्सर स्टेशन पे ना ये ड्रॉ करे हुए होते हैं उन्होंने, और वो पूछा हुआ होता है कि भई ये कौन-सा डब्ल्यूबीसी है। तो हमारे पास देखो 3 ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और 2 जो हैं वो हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट हैं। तो डायग्राम बनी हुई होती है, ठीक है? हमारे प्रॉफ में आया था न्यूट्रोफिल ड्रॉ हुआ हुआ था और पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई कौन-सा सेल है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है? टू राइट 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। वो इस तरह आसान है कि देखो हमारे पास हमें पता है ग्रैन्युलोसाइट्स हैं 3, बीईएन, बेन, ठीक है? तो जैसे ही आप कोई भी सेल देखो जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे डॉट, 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 डॉट पेन से बनाए हुए होंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये ग्रैन्युलोसाइट है, इसलिए फिर मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट है उसको आप एक्सक्लूड
एक्सक्लूड कर दिया। मतलब आप कहोगे कि अब डॉट डॉट्स हैं, इसका मतलब या तो ये बेसोफिल है या इयोसिनोफिल है या न्यूट्रोफिल है। उसके बाद अब आप इससे नैरो डाउन कर लिया, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल है? तो आपने उसके न्यूक्लियस को देखना है, ठीक है? अगर तो हमारे पास हॉर्स शू न्यूक्लियस होगा तो वो इयोसिनोफिल होगा। अगर तो उसमें न्यूक्लियस है और वो मतलब उसके काफ़ी सारे लोब्स हैं, 3 लोब्स हैं, तो वो हमारे पास न्यूट्रोफिल होगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो हमारे पास ऑब्वियसली एक ही बच गया, बेसोफिल। तो ये इस तरह इसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत आसान होता है। और अगर तो उन्होंने मोनोसाइट या लिम्फोसाइट में से बनाया हुआ होगा तो उसमें वो डॉट डॉट नहीं होंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये बेन में से तो नहीं है, या तो ये मोनोसाइट या लिम्फोसाइट है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में पता करने का ये तरीका है कि लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म उसने कवर किया, मतलब न्यूक्लियस ही है इसके अंदर, और मोनोसाइट हमारे पास हॉर्सशू शेप्ड है। तो इस तरह ये आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। और पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी आप लिख सकते हो कि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, और इसमें न्यूक्लियस की अपीयरेंस ऐसी है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो इसमें जो आपको पहली चीज़ आपको आनी चाहिए वो है फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन में पूछा हुआ होता है कि राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के फंक्शन पेज नंबर 71 पे लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट के जो मेथड्स के नेम्स हैं, मैं डिटेल्स का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेम्स आपको पता होने चाहिए कि एक माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है और एक ऑटोमेटेड सेल काउंटर होता है। ठीक है, तो बस इनके नेम्स आने चाहिए। और नेक्स्ट पेज पे है रीस एकर फ्लूइड। ठीक है, तो रीस एकर फ्लूइड की कंपोजिशन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये करना है। और बाकी ये जो भी कैलकुलेशन प्रोसीजर फर्स्ट पेज पे साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टरिस्टिक जो भी लिखा हुआ है सबको रहने दो, सही है। और ये जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, पर्परा क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल के एंड पे, तो ये इनको भी एक दफ़ा रीड कर लेना। तो दैट्स इट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 13, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम, और एक्सपेरिमेंट नंबर 14, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मैं एक ही वीएन में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, वो ये है कि आपको ना ब्लीडिंग टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या ब्लीडिंग टाइम की वैल्यू है। तो ब्लीडिंग टाइम के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं मेजर डिटरमिन करने के, एक तो ये है ड्यूक्स ब्लीडिंग टाइम और एक है IVY ब्लीडिंग टाइम। तो अगर हम ड्यूक्स ब्लीडिंग टाइम के थ्रू ब्लीडिंग टाइम मेजर कर रहे हैं तो जो नॉर्मल रेंज आती है दैट इज़ 1 से लेके 5 मिनट्स ब्लीडिंग टाइम की, ठीक है। और अगर IVY ब्लीडिंग टाइम है तो उससे हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आती है 9 मिनट्स, ठीक है। तो स्टेशन पे इस तरह होता है कि ना आपको पूछा हुआ होता है कि ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल वैल्यू लिखो, और कोई डिजीज़ दी हुई होती है जैसे हीमोफिलिया या वोन विलिब्रेंट डिजीज़ या इस तरह की डिजीज़ कोई दी हुई होती है, और पूछा होता है तो इसमें ब्लीडिंग टाइम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो वो डिजीज़ का इफ़ेक्ट, उसके लिए मैं एक टेबल भेजूँगा, बस उसको याद कर लो और यू विल बी गुड टू गो। बस इसमें ब्लीडिंग टाइम की इस पूरे प्रैक्टिकल में से सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए और ये मेथड्स के नेम्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला जो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 14, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम। अब इसमें हमारे पास क्लॉटिंग टाइम में सबसे पहला मेथड है कैपिलरी ट्यूब मेथड। अगर कैपिलरी ट्यूब मेथड के थ्रू क्लॉटिंग टाइम मेजर करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 से लेके 6 मिनट्स तक, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास मेथड है सिंगल टेस्ट ट्यूब मेथड और मल्टीपल टेस्ट ट्यूब मेथड। तो अगर सिंगल टेस्ट ट्यूब मेथड हो या मल्टीपल टेस्ट ट्यूब मेथड हो, उससे अगर क्लॉटिंग टाइम हम मेजर करेंगे तो हमारे पास 5 टू 10 मिनट्स आएंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, वो अगर स्टेशन में इस तरह एक टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई हो, ठीक है, कैपिलरी सी पड़ी हुई हो, और कैपिलरी के अंदर ना ब्लड होगा, ठीक है। तो अगर तो ब्लड हुआ उसके अंदर, कैपिलरी पड़ी हुई और पूछा हुआ कि ये क्या मेजर करने के लिए, तो हमारे पास क्लॉटिंग टाइम मेजर करने के लिए होते हैं। और सिंगल अगर कैपिलरी हुआ तो क्वेश्चन ये होता है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स, व्हाई इज इट यूज्ड, और क्वेश्चन होता है कि राइट द नॉर्मल वैल्यू या रेंज यूजिंग दिस मेथड। तो वो हमारे स्टेशन पे आया था कि वो कैपिलरी ट्यूब पड़ी हुई थी और उसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ था। तो उससे मतलब पता चल गया कि ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम को डिटर्मिन करने के लिए मेथड है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्योंकि वो कैपिलरी ट्यूब थी तो हमने उस पर जो क्लॉटिंग टाइम जो नॉर्मल लिखना था वो था हमारे पास 3 टू 6 मिनट्स। तो आपको आना क्या चाहिए इसमें, ब्लीडिंग टाइम के दोनों मेथड्स और उनकी रिस्पेक्टिव नॉर्मल वैल्यूज़, क्लॉटिंग टाइम के जो है मेथड्स, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है। और जो ऑपरेटर्स है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा डिज़ीज़, किस डिज़ीज़ से क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए बस ये टेबल कर लो और यू विल बी गुड टू गो। इस तरह क्वेश्चन आता है कि इन विच डिजीज़ ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस।
तो उसका आंसर होगा वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। किस डिजीज़ में ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है? तो हीमोफिलिया, क्रिसमस डिजीज़, विटामिन के डेफिशिएंसी इसमें रहेगा, ठीक है? क्लॉटिंग टाइम किसमें इंक्रीज़ करता है? तो इसकी ट्रिक है कि कोई भी डिजीज़ हो, सब में क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है? और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल सब में रह रहा है, सिर्फ वॉन विलिब्रेंट ऐसी डिजीज़ है जिसमें सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर दिस, और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये। जिस तरह मैंने बताया ना कि अगर स्टेशन पे कैपिलरी ट्यूब और उसमें ब्लड पड़ा हुआ है तो वो क्लॉटिंग टाइम का एक्सपेरिमेंट है, और वो अगले क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछेंगे क्लॉटिंग टाइम की। इसी तरह अगर स्टेशन पे पड़ा हुआ फ़िल्टर पेपर, और फ़िल्टर पेपर में ना ब्लड के ड्रॉप्स डाले हुए होंगे उन्होंने, ठीक है? तो फिर पूछेंगे वो कि किसका एक्सपेरिमेंट, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, तब आपने लिखना है ये ब्लीडिंग टाइम को मेज़र करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि ब्लीडिंग टाइम में हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है? फ़िल्टर पेपर पे ब्लड के ड्रॉप्स होंगे तो आपने लिखना है ब्लीडिंग टाइम, कैपिलरी ट्यूब में ब्लड हुआ तो हम आपको क्लॉटिंग टाइम और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कि कौन-सी डिज़ीज़ में जो है वो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, कौन-सी में डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए वो जो मैंने ये टेबल भेजा है वो उससे हो जाएगा कवर। एक्सपेरिमेंट नंबर 26 है रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और अगर इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे पास इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा इस प्रैक्टिकल में क्या पता होना चाहिए, पेज नंबर 161 पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ द माउथ एंड रेक्टम इज़ जनरली हाफ अ डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ द ग्रॉइन एंड एक्सिला। मतलब जो ग्रॉइन और एक्सिला ये जो रीजन्स हैं, इनसे 1 डिग्री सॉरी हाफ अ डिग्री जो है वो हमारा माउथ और रेक्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। और हमारे पास जो इसमें इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द एवरेज नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर जनरली कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 98 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल अगर डिग्री में पूछे तो इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट ही लाइन लिखी हुई है, व्हेन मेजर्ड ओरली, मतलब कि अगर बॉडी टेम्परेचर ओरली देखोगे तब इतना आएगा, लेकिन अगर रेक्टली देखोगे तो रेक्टम में हमने लास्ट लाइन पढ़ी है कि वो उसमें रेक्टम में ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो हम रेक्टम के केस में हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ एक जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। इसका स्टेशन कैसे आएगा? स्टेशन ऐसे आएगा कि ना थर्मोमीटर पड़ा होगा, ठीक है, स्टेशन पे, और क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द ऑपरेटर, सो आप लिखोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, और वो पूछेंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक है? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर माउथ से करोगे टेम्परेचर इसमें मेजर तो क्या होगा, तो फिर आप लिखोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर रेक्टम से पूछेंगे तो फिर वो इट इज़ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर, ठीक है? और इसमें जनरली ना कभी-कभी क्वेश्चन ये दे देते हैं कि इज़ स्किन अ गुड इंडिकेटर ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर, गिव रीज़न। तो उसका आंसर जो है वो आप लिखोगे नो, क्योंकि देखो जब सर्दी होती है तो स्किन का जो टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह ठंडा हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है? होम्योस्टेसिस की वजह से 37 डिग्री अंदर है टेम्परेचर। तो स्किन, तो आप क्या आंसर लिखोगे? नो, स्किन इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज़ रीज़न देना था, बिकॉज़ द टेम्परेचर ऑफ स्किन फ्लक्चुएट्स विद द फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उसके साथ फ्लक्चुएट करता रहता है, तो स्किन इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर, ठीक है? और कभी-कभी ये क्वेश्चन दे देते हैं कि थर्मामीटर पड़ा हुआ है और क्वेश्चन ये आ गया कि अगर आपने इसकी रीडिंग ली है एक पेशेंट की, और उस पेशेंट का जो रीडिंग है वो इस पे आ गई है क्या कहते हैं 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट डज़ दिस इंडिकेट? तो आप क्या लिखोगे कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरथर्मिया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर था वो था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हमने पेशेंट का कितना उन्होंने सिनेरियो दिया है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप कहोगे हाइपरथर्मिया। इसी तरह अगर 98 से कम अगर वैल्यू दी हुई हो तो आप बोलोगे हाइपोथर्मिया, ठीक है? तो ये इस वाले प्रैक्टिकल में यही करना, बाकी जो थ्योरी सारा कुछ ही लिखा हुआ है इसको छोड़ दो। अच्छा, प्रैक्टिकल्स तो यही इंक्लूडेड हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा लिंक्ड प्रैक्टिकल है जो आपका वैसे ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये करना है, बट मैं उसमें से बता देता हूँ कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये वही
आरबीसी इंडाइसिस वाला। ये फर्स्ट ब्लॉक में भी किया था, बट इसमें जो है वो ज़्यादा इसकी रेलेवेंस है। उसमें ये करना है प्रैक्टिकल में कि जो फार्मूलाज है ना, एमसीवी के, एमसीएच के, एमसीएचसी के, ठीक है, वो फार्मूलाज बस याद हों, ठीक है। वो नॉर्मल वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं इसको कैलकुलेट करो, तो वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो वो बहुत आसान है। तो फार्मूला अगर याद होगा एमसीवी का, एमसीएच का, ठीक है, तो आपको वो आराम से वो वाला एक्सपेरिमेंट आप कर लोगे, सॉरी स्टेशन कर लोगे। ये चीज़ होगी। और इसके अलावा इस वाले प्रैक्टिकल में से ना आपको ये पता होना चाहिए कि अनीमिया की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। और एमसीएच और एमसीवी कम होगा तो हमारे पास कौन सा अनीमिया होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ मॉड्यूल में। तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। एमसीवी एमसीएच की वैल्यू दे देंगे और वो पूछेंगे कि इसको कौन सा अनीमिया है। तो ये क्लियरली मतलब मेंशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आपसे पूछ लें। तो ये फार्मूलाज आपको लाजमी आने चाहिए। एमसीएच और एमसीवी के वैल्यूज़ देंगे, आपको डिवाइड करके सिर्फ आंसर लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक और एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, विच इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 27, ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये हमारी दफ़ा नहीं होता था, आप लोगों के इंक्लूडेड है। तो इसमें से मैं बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है करने वाला। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है क्या। अच्छा, कभी भी कोई इंजरी होती है ना, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त जो है वो आपको कोई पेंसिल चुभाए, ठीक है, या कोई चाबी से आपको मतलब ज़ोर से अगर चाबी स्किन पे मारे, तो क्या होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है 3 तरह का। वो आप उसको मारोगे वो वाला रिस्पॉन्स नहीं, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट होता है 3 तरह का, ठीक है। उसमें जो 3 कंपोनेंट्स हैं उस रिस्पॉन्स के, वो हैं रेड, फ्लेयर एंड व्हील, ठीक है। रेड रिएक्शन होता है, फ्लेयर होता है और व्हील होता है। ये स्किन का जो है ना वो रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले रेड का मतलब ये, जैसे देखो, जैसे ही पेंसिल आप पे चुभाएगा या आपको चाबी चुभाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो एरिया जो है वो रेड हो जाएगी जगह। तो वो रेड क्यों हो रही है जगह, वो रेड इसलिए हो रही है कि ये याद रखना है इसमें कि हमारे पास सब्सटेंस पी और हिस्टामीन, ये हमारे पास रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो रेड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेड रिएक्शन इसलिए हो रहा है। दूसरा फिर अगर तो वो जो ब्लंट इंजरी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से मारा है आपको, दैट इज़ फ्लेयर। तो दूसरा जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा विद इन एडिशन टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ फ्लेयर, ठीक है। फ्लेयर में क्या है कि हमारे पास जो डायलिटेशन हो जाती है आर्टेरियोल्स की और कैपिलरीज़ की, ठीक है। क्योंकि अब देखो ब्लीडिंग होनी है ना, अगर ज़्यादा ज़ोर से मारा है तो फिर ब्लीडिंग होनी है। तो ब्लीडिंग के लिए जो है ना वो सारी आर्टेरियोल्स रेडी हो जाती हैं और वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोलना है फ्लेयर में कि जो आर्टेरियोल्स हैं और कैपिलरीज़ हैं वो डायलेट हो गई हैं, ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह राइज़ हो गया स्किन का। तो रेड रिएक्शन, फ्लेयर, और लास्ट में अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारा है, ठीक है, तो फिर है व्हील। तीसरा जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा व्हील। और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपकी स्वेलिंग वगैरह उस जगह पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस एरिया में। तो बस ये 3 इसके रिस्पॉन्सेज़ हैं। पहला रिस्पॉन्स है रेड रिएक्शन, स्किन रेड हो जाएगी। क्यों होगी रेड? क्योंकि रिलीज़ ऑफ हिस्टामीन एंड सब्सटेंस पी, ठीक है। दूसरा है फ्लेयर। फ्लेयर में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा और आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज़ डायलेट कर जाएँगे, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारे पास है व्हील। व्हील में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, स्वेलिंग और एडिमा वगैरह डेवलप हो जाएगा उस साइट पे। तो ये तीनों कंपोनेंट जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास एपरेटस, स्टिक और की, अगर कोई स्टेशन के ऊपर कोई चाबी पड़ी हुई, कोई मतलब स्टिक पड़ी हुई तो आप, और साथ में कॉटन वगैरह पड़ा हुआ, तो आप समझ जाना कि वो ये मार कुटाई वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो वो आपको एकदम से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है, ठीक है। प्रोसीजर परफॉर्म ऑब्वियसली आपको करवाएँगे नहीं। प्रिकॉशंस इसके क्या हैं? प्रिकॉशंस ये है कि जो स्किन है उसको आप स्पिरिट स्वैब स्वैब से उसको पहले क्लियर करोगे, और फिर जो स्टिक और की है जिसे आपने ज़ख्मी करना है दूसरे बंदे को, ठीक है, वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़्ड हो। तो ये चीज़ है, ये बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है। और इसमें ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए: रेड रिएक्शन, फ्लेयर और व्हील।
तो ये वाला एक्सपेरिमेंट न्यू बार्स वाला ये तो ब्लॉक 1 का है। लेकिन इसमें क्योंकि आरबीसीज़ और डब्ल्यूबीसीज़ को काउंट करने का प्रोसेस था तो मतलब ये समव्हाट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें बस ये चीज़ याद रख लेना कि अगर इस तरह का स्क्वायर बना होगा और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, बीच वाला जो सेंटर है उस पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो एरिया है वो पूछते हैं कि यहाँ पे ये किस लिए ये जो रीजन है ये किस लिए किस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास जो सेंटर वाला है वो आरबीसीज़ के लिए यूज़ होता है को काउंट करने के लिए और जो सारे मतलब कॉर्नर्स हैं चारों, ठीक है? वो हमारे पास डब्ल्यूबीसी जैसे लिखा हुआ है डब्ल्यू मतलब डब्ल्यूबीसी, आर मतलब आरबीसी। तो कॉर्नर्स पे कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ या पूछा हुआ कि ये किसके लिए डिटरमिन होता है किसको काउंट करने के लिए, तो वो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ और सेंटर में हमारे पास आरबीसीज़। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल हीमोफीलिया में इसलिए है क्योंकि हीमोफीलिया इज़ जस्ट द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है? जो प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं ना बंदे के पास जिसको हीमोफीलिया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? तो हमें पता है कि ब्लड क्लॉट जो फ़ॉर्म होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो या तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से होता है और साथ में उससे भी हो सकता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन से, राइट? तो ब्लीडिंग टाइम इसलिए नॉर्मल होता है क्योंकि उसके प्लेटलेट्स नॉर्मल है। टिश्यू फैक्टर्स उसको मतलब जो हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनकी एब्सेंस की वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे, लेकिन प्लेटलेट प्लग तो बन सकता है ना, तो प्लेटलेट प्लग बन के ब्लीडिंग को रोक देगा, इसलिए ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है।